हॅलो, आवाज येतोय का? हो सर. तो हम जनरल एनेस्थेटिक ये चैप्टर देख रहे थे. जनरल एनेस्थेटिक्स इस चैप्टर में हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी. जनरल एनेस्थेटिक्स आर एजेंट्स which causes reversible loss of consciousness. तो इसके बारे में हमने देखा था. उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन भी हमने देखा था. जनरल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन, mainly it is classified into two types, inhalation anesthetic and intravenous anesthetic. नेक्स्ट हम वन बाय वन उसका अकाउंट देख रहे थे और उस अकाउंट में कौन सा अकाउंट कवर किया था हमने. अकाउंट ऑफ साइक्लोप्रोपेन, देन क्लोरोफॉर्म, इथाइलिन, ट्राइक्लोरोइथाइलिन एंड हैलोथेन. यहाँ तक हमने अकाउंट कवर किए थे. Okay, so next agent from general anesthetic category is general anesthetics. Next drug from this category is diethyl ether. Okay, तो डाइथाइल ईथर, ऑब्वियसली वहां पर आपको ईथर दिखाई दे रहा है, मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप होगा ईथर, दैट इज ROR डैश. ओके, दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर. तो जिसमें R और R डैश की जगह पर कोई अल्किल ग्रुप होगा, तो कौन सा अल्किल ग्रुप है उसका नाम आपको बता रहा है. दो इथाइल ग्रुप है इसमें, तो ऑब्वियसली एक इथाइल इधर के साइड में होगा, दूसरा इथाइल इधर के साइड में होगा. तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, CH3 CH2, इस R का स्ट्रक्चर, बीच में ऑक्सीजन. तो एक दिस इज इथाइल. ओके, ये इथाइल ग्रुप है, मिथाइल के बाद इथाइल आता है. वैसे ही एक इथाइल ऑक्सीजन के इस साइड में भी प्रेजेंट होगा, CH2 CH2. तो एक इथाइल, दूसरा इथाइल, डाई इथाइल ईथर. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर एंड एज वेल एज IUPAC नेम ऑफ ईथर. यही उसका IUPAC नेम है. डाई इथाइल ईथर इज IUPAC नेम. इट इज जनरली और इट इज आल्सो कॉल्ड एज ईथर. ओके, अगर आपको सिर्फ ईथर का अकाउंट पूछा जाए तो भी आपको इसका ही अकाउंट लिखना है, डाई इथाइल ईथर का. ओके, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज anesthetic ether. It is a famous name or famous synonym for diethyl ether. तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए राइट एन अकाउंट ऑफ anesthetic ether, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जो डाइथाइल ईथर का अकाउंट है, डाइथाइल ईथर इज नथिंग बट द anesthetic ether. ओके, तो डाइथाइल ईथर को ईथर भी कहते हैं हम जनरल लैंग्वेज में, इसका कॉमन नेम कह सकते हैं हम, या फिर उसका दूसरा एक कॉमन नेम है, दैट इज anesthetic ether. ओके, तो दूसरे नाम से भी अकाउंट पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से याद रखो. नेक्स्ट, this was about structure and IUPAC name of ether. Now we will move towards the properties of ether. अगेन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि इस चैप्टर की जो प्रॉपर्टीज है अच्छी तरह से याद रखो. इट इज यूनिक प्रॉपर्टीज. So it is a clear colorless liquid. Okay, so this is one first point.
बॉइलिंग पॉइंट इज अबाउट 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो बॉइल होता है, या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट है 35 डिग्री सेल्सियस। कैरेक्टरिस्टिक ओडर एंड स्वीट बर्निंग टेस्ट, इसका खुद का अपना एक ओडर है, कैरेक्टरिस्टिक ओडर, और स्वीट बर्निंग टेस्ट है। जो स्वीट तो लगती है, लेकिन स्वीट लगने के साथ साथ ही वो हमारे टंग को, हमारे जुबान को बर्न करती है। ओके, तो इरिटेट करने का काम करती है। तो इट हैज स्वीट बर्निंग टेस्ट। बर्निंग मतलब जैसा कोई जलने के बाद ऐसा होता है, ज्यादा तीखा वगैरह खाने के बाद जैसे मुंह जलता है, तो उसको हम बर्निंग टेस्ट कहते हैं। So it is very volatile and highly inflammable. Very volatile and highly inflammable, मतलब बहुत जल्दी से आग पकड़ता है, आग लग सकती है, एक्सप्लोजिव है, इसलिए डेंजरस भी है। ओके, so it is highly inflammable. It is soluble in water, soluble in water, alcohol and chloroform. तो ये दोनों सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, एक्वियस एज वेल एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक्वियस मतलब वाटर में भी सोल्यूबल है, प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सोल्यूबल है। ओके, so this is solubility of ether, अगेन इसके स्टेबिलिटी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। It undergoes oxidation. It undergoes oxidation in presence of air. ओके, अगर हवा के आगे का दिखने रहा है आपको, इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर एयर इधर लिखता हूं मैं, एयर, तो हवा के कांटेक्ट में आने के बाद उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद, इसलिए उसमें एक प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। ओके, कौन सा प्रिजर्वेटिव है वो यहाँ पर अच्छी तरह से हमें याद रखना है। देयरफॉर 0.002% 0.002% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 1 ग्राम इन ml, इस तरह से होता है। वेट मतलब ग्राम, पी मतलब वॉल्यूम ml में। तो 0.002% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ प्रोपिल गैलेट, प्रोपाइल गैलेट और हाइड्रोक्विनोन is added as preservative. Okay, so 0.002 ग्राम हाइड्रोक्विनोन लेंगे, या फिर 0.002 ग्राम प्रोपाइल गैलेट लेंगे, उसको 100 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे, और वो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो होगा इस कॉन्सेंट्रेशन का, दैट इज 0.002%। परसेंट मतलब 100 ml में इतना। ओके, तो 100 ml में इतना, इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा, वो जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन, प्रोपाइल गैलेट का या फिर हाइड्रोक्विनोन का, वो सॉल्यूशन हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे। किस चीज के लिए, किसके प्रिजर्वेशन के लिए, किसका अकाउंट हम देख रहे हैं, तो ईथर के प्रिजर्वेशन के लिए। क्यों करना है ईथर का प्रिजर्वेशन, क्योंकि ईथर अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं।
तो ये जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है वो आपको अच्छी तरह से याद रखने ही होंगे, क्योंकि आपकी जो एग्जाम होगी मैक्सिमम मैं आपको कहता हूँ कि आपकी एमसीक्यू टाइप एग्जाम होगी, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना होगी। तो डिस्क्रिप्टिव आंसर से भी ज्यादा आपको फोकस करना होगा एमसीक्यू एग्जाम के ऊपर। नेक्स्ट, ये तो था स्टेबिलिटी के बारे में। बाकी स्टोरेज तो आप इसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। तो स्टेबिलिटी आपको बता रही है कि ऑक्सीजन से उसको दिक्कत है, इसलिए स्टोरेज में क्या होगा, ऑब्वियसली इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। अगर प्रोटेक्ट लाइट से भी प्रोटेक्ट करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन वेल क्लोज्ड ये जो वर्ड है वो उसमें आना ही चाहिए, क्योंकि वेल क्लोज्ड आपको दिखाता है कि इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एयर। ओके, तो स्टोरेज आप खुद से लिख सकते हो, इट इज कॉमन स्टोरेज, कुछ उसमें नया नहीं है। नेक्स्ट इज यूजेस of ether or diethyl ether. Okay, so it is used as general anesthetic. Okay, obviously it is used as general anesthetic, उस डॉक्टर का ही नाम अपना वही है। It is given in combination with halothane, in combination with halothane। तो halothane, halo इथेन, इसको halothane कहते हैं, उसके कॉम्बिनेशन में दिया जाता है एज ए जनरल अनेस्थेटिक। कॉन्सेंट्रेशन यूज्ड इज अबाउट, कितने कॉन्सेंट्रेशन यूज करता है हम इसका, कॉन्सेंट्रेशन यूज्ड इज अबाउट 6 to 7%। तो 6 to 7% कॉन्सेंट्रेशन का ईथर हम यूज करते हैं जब भी हमें एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करना है तब। ओके, तो इसको आप डोज भी कह सकते हो। ओके, डोज में भी ऐड कर सकते हो कि उसका कितने कॉन्सेंट्रेशन का ईथर हम यूज करते हैं एज ए जनरल एनेस्थेटिक। और एक दूसरा यूज है, इट इज आल्सो यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। ओके, इट इज आल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट। So this was about use of ether. Preparation, इसका एक प्रिपरेशन है anesthetic ether IPBP, anesthetic ether IPBP। Okay, so this was about account of anesthetic ether। ये अकाउंट था आपके anesthetic ether का, या फिर डाइथिल ईथर का, या फिर ओनली ईथर का। तो इस अकाउंट में किसी को कुछ डाउट है, इसमें किसी को डाउट है डाइथिल ईथर के अकाउंट में? नो सर। ओके, सो वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट अकाउंट। हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट है वो नेक्स्ट अकाउंट हम देखेंगे जनरल एनेस्थेटिक टॉपिक में। Okay, so next will be our डाइथिल ईथर हो गया, हैलोथेन हो गया आपका, ट्राइक्लोरोइथाइलिन हो गया, साइक्लोप्रोपेन हो गया। सो हमारे लगभग सभी कौन से एनेस्थेटिक एजेंट हो गए, जो इनहेलेशन एनेस्थेटिक है वो यहाँ पर हमारे खत्म होते। तो इनहेलेशन एनेस्थेटिक में पूरे अभी तक जो टॉपिक हुआ उसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। ये जनरल एनेस्थेटिक्स का ही दूसरा क्लास है
ऐसे एजेंट्स जो हम इंट्रावेनस फॉर्म से देते हैं, उसमें दो एग्जांपल हम देखेंगे और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट वन इज मिथोहेक्सिटोन। मिथोहेक्सिटोन के लास्ट में जो आपको नाम आपके सामने दिख रहा है मिथोहेक्सिटोन का, उसमें आखिर में आपको ओ एन ई दिख रहा है। ओ एन ई मतलब इट इज कीटोन। मिथोहेक्सिटोन इज अ कीटोन। ये जो कीटोन होता है, आपको पता है कीटोन इजीली चेंज हो सकता है अल्डिहाइड में, या फिर इस दो फॉर्म में मिल सकता है, कीटोन और अल्डिहाइड। इसलिए मिथोहेक्सिटोन का ही नाम किसी बुक में आपको मिलेगा मिथोहेक्सिटल। मिथोहेक्सिटल। तो अगर मिथोहेक्सिटल है और हम यहाँ पर मिथोहेक्सिटोन देख रहे हैं, तो दोनों सेम ही है, सिर्फ एक उसका कीटोनिक फॉर्म है, एक उसका अल्डिहाइडिक फॉर्म है, लेकिन दोनों का जो यूज होता है, दोनों की जो एक्शन होती है वो एक ही होती है, तो दोनों सेम ही है। तो मिथोहेक्सिटोन हो या फिर मिथोहेक्सिटल हो, दोनों वन एंड द सेम होते हैं। तो उसका हम यहाँ पर अकाउंट देखेंगे मिथोहेक्सिटोन का। So first point in methohexitone is its properties. इसका स्ट्रक्चर अभी तो इस नेम नहीं है, इसलिए विल मूव टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज ऑफ methohexitone. इट इज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमें इंट्रावेनस में कॉमन प्रॉपर्टी वाला मिल सकता है, तो यहाँ पर हमें मिल गया। इट इज फाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। तो पाउडर फॉर्म में ये ड्रग होता है, फाइट हाइग्रोस्कोपिक, लेकिन एक क्रिस्टलाइन नहीं है। इट हैज हाइग्रोस्कोपिक, जो वाटर को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ऐसा एजेंट, जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। तो इट इज व्हाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। ओके, तो दिस इज चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इन दिस चैप्टर। अभी तक जितने भी हमने देखे वोलाटाइल एनेस्थेटिक, वो सारे या तो गैस थे या फिर लिक्विड थे, लेकिन इंट्रावेनस है तो यहाँ से आगे आपको पाउडर मिलेंगे। तो ये पाउडर है, तो इंट्रावेनस हम कैसे देते हैं? बाय फॉर्मिंग देयर सोल्यूशन। उस पाउडर का हम सोल्यूशन फॉर्म करेंगे और उसके बाद वो इंजेक्शन से दिए जाते हैं। ओके, तो इट इज अ व्हाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, odorless, bitter taste, that is common properties. Odorless, bitter taste. It is available as सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट के रूप में अवेलेबल है, अवेलेबल एज सोडियम सॉल्ट, विच इज, जो कि विच इज सोल्यूबल इन वाटर। ओके, ये हम सॉल्ट की प्रॉपर्टी हमने देखी पूरी है। तो ये जो वर्ड है ये आप पहले भी लिख सकते हो शुरुआत में, इट इज अवेलेबल एज सोडियम सॉल्ट, और उसकी प्रॉपर्टी है इट इज व्हाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर, ओडरलेस, बिटर टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर। ओके, तो सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी, सॉल्ट की प्रॉपर्टी आपको पता है, वो जनरल प्रॉपर्टीज होती है और उसकी सोल्यूबिलिटी भी आपको पता है। ओके, सो next is stability and storage. Again, stability and storage is common. It should be stored in well closed light resistant container. So we will move toward its use. Use of methohexitone sodium. Okay. So first point in the use of methohexitone sodium. So it is rapidly acting. It is rapidly acting
जनरल एनेस्थेटिक, तो बहुत जल्दी एक्ट करता है, इफेक्ट देता है, तो इट इज रैपिडली एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिक एंड आल्सो रिकवरी इज फास्ट। रिकवरी भी मतलब जल्दी से बेहोश हो जाता है पेशेंट और जल्दी से फिर से होश में भी आता है, मतलब दैट इज ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं दैट इज इट हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका ही मतलब क्या है, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, एक्शन दिखाने का जो समय है वो समय कम है। मतलब अगर माइनर सर्जरी करनी है, छोटी सी सर्जरी करनी है आधे घंटे की या फिर 1 घंटे की, छोटी सी सर्जरी करनी है 10-15 मिनट की शायद, तो ऐसी छोटी सी सर्जरी में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर हमें अनेस्थीसिया प्रोड्यूस करना है तो ऐसे समय में हम इसको यूज करते हैं। ओके, सो इट इज रैपिडली एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिक and it also has fast recovery or it also and also recovery is fast। okay, तो कुछ भी आप उसको सेंटेंस को बना करके लिख सकते हैं एज पर योर चॉइस। नेक्स्ट पॉइंट, तो दिस वाज अबाउट यूजेस, इतना ही हमें यूज में उसको यूज में मेंशन करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट देयर ऑफिशियल प्रिपरेशन, थायोपेंटोन सोडियम आईपीबीपी। सॉरी थायोपेंटोन नहीं, कौन सा है हमारा चैप्टर चालू, मिथोहेक्सिटोन इंजेक्शन वीपी, मिथोहेक्सिटोन इंजेक्शन वीपी। अगेन इसका कोई ब्रांड नेम नहीं है, जनरली ब्रांड नेम अवेलेबल ही नहीं होते जनरल एनेस्थेटिक के, क्योंकि वो मार्केट में इजीली अवेलेबल ही नहीं होते एनेस्थेटिक एजेंट, वो डायरेक्टली सप्लाई किए जाते हैं डॉक्टर को एज पर डॉक्टर रिक्वायरमेंट, या फिर मेडिकल में भी जो हॉस्पिटल के अंदर के मेडिकल होते सिर्फ वहीं पर अवेलेबल होते, और वो भी सिर्फ डॉक्टर को दिए जाते, या जो डॉक्टर का जो नर्सिंग का स्टाफ है उनको ही इशू किया जाता है, डायरेक्टली जनरली पेशेंट को नहीं दिया जाता, क्योंकि इट कैन बी मिसयूज्ड फॉर अदर इलीगल पर्पसेस, किसी को मारने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, इसलिए उसका जो रिकॉर्ड है वो बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाता है। इसलिए आपको उसका ब्रांड नेम नहीं मिलेगा जनरली, अगर होगा भी तो हमें मार्केट में कोई किसी को वो पता नहीं चलता। ओके, सो दिस वाज अबाउट मिथोहेक्सिटोन। नेक्स्ट लास्ट एजेंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज थायोपेंटोन सोडियम। ओके, सो थायोपेंटोन सोडियम another ketone which is available in the sodium salt form। तो थायोपेंटोन जैसे मिथोहेक्सिटोन कीटोन और अल्डिहाइड फॉर्म में था, तो ये भी आपको अल्डिहाइड फॉर्म में मिलता है, दैट इज थायोपेंटल सोडियम। उसका अगर अल्डिहाइड फॉर्म अवेलेबल है, ओके, RC डबल बॉन्ड O R इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो कीटोन, एक R अगर H ने रिप्लेस कर दिया तो अल्डिहाइड। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज अ क्या कह सकते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड, दिस इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। ओके, तो अल्डिहाइड फॉर्म जो होता है उसको हम थायोपेंटल कहते हैं, कीटोनिक फॉर्म है उसको हम थायोपेंटोन कहते हैं। ओके, तो उसका भी स्ट्रक्चर यूपीएससी ने नहीं है सिलेबस में, इसलिए फिर भी एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर मिस नहीं होना चाहिए। जनरल एनेस्थेटिक के 3 स्ट्रक्चर, इस चैप्टर में 3 स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, हालोथेन, साइक्लोप्रोपेन और डाइथिल ईथर, तीनों के ऊपर स्टार किया हुआ है।
इसलिए इन तीनों को स्ट्रक्चर आपको करने बाकी नहीं है। ओके, इसका भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो विल मूव टुवर्ड्स इट्स प्रॉपर्टीज अगेन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ थायोपेंटोन सोडियम। It is yellowish white powder, yellowish white powder. Okay. Next point. It is hygroscopic. Hygroscopic. Characteristic odor. Characteristic odor and bitter taste. Okay. These are properties of थायोपेंटोन सोडियम और थायोपेंटल सोडियम, दोनों के प्रॉपर्टी, कौन सा भी फॉर्म हो, चाहे वो अल्डिहाइड फॉर्म हो चाहे वो कीटोन फॉर्म हो, फिर भी सोल्युबिलिटी प्रॉपर्टी सेम रहती है। ओके, इट इज फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर। ऑब्वियसली वो सॉल्ट है, तो आपको कुछ भी सोचने की जनरली जरूरत नहीं है, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन अल्कोहल। जनरली जो सॉल्ट होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल उसमें वो स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं। ओके, दिस वाज अबाउट प्रॉपर्टीज। Then again, storage is common. Stability and storage is common. It should be stored in well-closed, light-resistant containers. So we will move towards usage of thiopenton sodium. Okay, so it is used for induction of general anesthesia. ओके, जनरल अनेस्थेसिया को स्टार्ट करने के लिए इंडक्शन वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। उसका क्या मतलब है कि जनरल अनेस्थेसिया प्रोड्यूस करने के लिए, जनरल अनेस्थेसिया स्टार्ट करने के लिए हम इस एजेंट को यूज करते हैं, लेकिन इट इज नॉट यूज्ड फॉर मेंटेनिंग। ये मैं एडिशनल आपको बता रहा हूँ, ये अकाउंट में लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंडक्शन ही आपको लिखना है। लेकिन इंडक्शन का मतलब क्या है कि सिर्फ जनरल अनेस्थेसिया स्टार्ट करने के लिए, बेहोश करने के लिए उसको यूज करते हैं, लेकिन बेहोश रखने के लिए कंटिन्यूसली उस पेशेंट को जब तक सर्जरी चालू है तब तक बेहोश रखने के लिए इसका यूज नहीं होता, क्योंकि इसकी फास्ट रिकवरी है। तो इंडक्शन करेंगे, कुछ ही देर में 5-10 मिनट में फिर से वो होश में आ जाएगा। इसलिए सिर्फ हम इसका इस्तेमाल बेहोश करने के लिए करेंगे। मेंटेन करने के लिए हम कोई दूसरा अनेस्थेटिक जो हो सकता है मास से वोलेटाइल अनेस्थेटिक यूज कर सकते हैं, या फिर कोई और अनेस्थेटिक एजेंट इसके साथ हमें देना पड़ता है फॉर मेंटेनिंग अनेस्थेसिया। ओके, सो इंडक्शन वर्ड का मीनिंग यही है कि जनरल अनेस्थेसिया स्टार्ट करने के लिए सिर्फ इसको हम यूज करते हैं, उसी को हम कहते हैं इंडक्शन। ओके, देन अगेन दूसरा एक यूज है अपार्ट फ्रॉम अनेस्थेसिया, एक दूसरा यूज है, इट इज आल्सो यूज्ड एज एंटी कन्वर्जेंट एजेंट। एंटी कन्वर्जेंट, ओके, ये इसका अलग सेपरेट चैप्टर हो चुका है हमारा। ओके, एंटी कन्वर्जेंट। तो इन द ट्रीटमेंट ऑफ epilepsy, anti-epileptic drugs are also called as anti-convulsant agent. ओके, तो जो एपिलेप्सी की कंडीशन है उसको, इसमें कन्वर्जन आते हैं, झटके आते हैं इंसान को, और उसी कंडीशन में हम इसको दे सकते हैं, दैट इज एंटी कन्वर्जेंट। तो दिस वाज अबाउट यूजेस, ये तो थे यूजेस थायोपेंटोन के। नेक्स्ट इज इसका डोज दिया गया है, अवेलेबल है हमारे पास डोज। तो डोज इज 100 to 150 milligram IV. Okay,
उसकी डिटेल अवेलेबल है। प्रिपरेशन है थायोपेंटोन इंजेक्शन, IPVP, दिस इज प्रिपरेशन। और एकमात्र ऐसा ड्रग हमें मिला जिसका ब्रांड नेम अवेलेबल है, दैट इज पेंटोथल। पेंटोथल इज ब्रांड नेम। दूसरा है थायोसोल। थायोसोल, these are two brand names of thiopental। ओके, तो पेंटो से पेंटोथल याद रखो, थायो से थायोसोल याद रखो। ओके, यहाँ पर थायो और सोडियम का थायोसोल इस तरह से याद रख सकते हो। पेंटोथल, पेंटो से पेंटोथल। ओके, तो दिस वाज अबाउट योर जनरल एनेस्थेटिक चैप्टर। यहाँ पर आपका जो जनरल एनेस्थेटिक चैप्टर है वो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस लेंगे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, जनरल एनेस्थेटिक चैप्टर से। उससे पहले मैं आपकी अटेंडेंस लेता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। ओके, तो राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस जनरल एनेस्थेटिक चैप्टर्स। Okay, so again definition and classification is very important। इसको डबल स्टार करो, बहुत बार पूछा गया है। इसकी सिर्फ डेफिनेशन भी बहुत बार पूछी जाती है। लगभग आप अगर पुराने पेपर देखेंगे तो हर एक पेपर में या फिर हर एक अल्टरनेट पेपर में आपको जनरल एनेस्थेटिक की डेफिनेशन पूछी गई हुई मिलेगी। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा इसमें अकाउंट जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट है एनेस्थेटिक ईथर का। ओके, इसी नाम से ज्यादातर पूछा जाता है। तो एनेस्थेटिक ईथर इज आल्सो कॉल्ड एज डाइइथिल ईथर। तो उसका पूरा अकाउंट आपको अच्छी तरह से करना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट अकाउंट है दैट इज हैलोथेन, हैलोइथेन, इसका अकाउंट करना है। जितने भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, जिसमें स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है ऐसे अकाउंट। ट्राइक्लोरोइथिलीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन साइक्लोहेक्सिन इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, और थायोपेंटोन या मिथोएक्सिटोन, दोनों में से एक पूछा जाता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है ऐसा। इसमें से एक ज्यादा जो पूछा जाता है दैट इज मिथोएक्सिटोन। ओके, तो दीज आर सम अकाउंट्स। ये कुछ अकाउंट्स है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, तो यहाँ पर आपका जो जनरल एनेस्थेटिक टॉपिक है, जनरल एनेस्थेटिक जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। और यहाँ पर आपका सेकंड सेशनल का सिलेबस भी खत्म हो जाता है। ओके, तो इस चैप्टर में किसी को कुछ डाउट है? पूरे चैप्टर में जनरल एनेस्थेटिक के पूरे चैप्टर में किसी को कुछ डाउट है? या फिर सेकंड सेशनल का जो पूरा सिलेबस है उसमें है ड्रग्स एक्टिंग ऑन CNS,
and drugs acting on ANS. This is your सेकंड सेशनल सिलेबस. आपकी सेकंड सेशनल होगी जनवरी में. ओके, मे बी सेकंड और थर्ड वीक में. तो क्या इस पूरे टॉपिक में ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझा नहीं है, जो आपको रिपीट करना है? ओके, या उसका कुछ कंसेप्ट है जो आपको समझा नहीं, कोई अकाउंट है जो आपको समझा नहीं, जिसको रिपीट करना है, फिर से एक्सप्लेन करना है पूरे सेकंड सेशनल? क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय है, ज्यादा हमें भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे रिस्पांस नहीं मिलता, इसलिए आगे जाना पड़ता है. तो किसी को कुछ डाउट है पूरे सेकंड सेशनल के में? बोलो. ते सीएनएस चॅप्टरचं रेकॉर्डिंग भेटेल का? ओके, तो जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे पर्सनल मैसेज डालिए, मैं आपको पर्सनल लिंक सेंड करूंगा. क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे स्टूडेंट है वो अलाउड नहीं होते लेक्चर के लिए, इसलिए मैं ग्रुप में लिंक नहीं डाल सकता पूरे. तो आपको जो भी चैप्टर की लिंक चाहिए मिल जाएगी, सिर्फ मुझे पर्सनल मैसेज डालो व्हाट्सएप पे, मैं उस आपको लिंक सेंड कर दूंगा. ओके, तो और कुछ डाउट? No, sir. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड सेशनल का टॉपिक, दैट इज लोकल एनेस्थेटिक. तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो स्टार्ट करेंगे हम. एनेस्थेटिक का ही पार्ट है, लेकिन वो एनेस्थेटिक सेकंड सेशनल में नहीं होगा, याद रखो. लोकल एनेस्थेटिक सीएनएस में नहीं आता, एएनएस में नहीं आता, इसलिए यहाँ से आगे जो चैप्टर होंगे सारे, वो सारे के सारे थर्ड सेशनल का हिस्सा होंगे. तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वो दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर थर्ड सेशनल. ओके, याद रखिए. तो आपको सेकंड सेशनल के लिए जो भी पढ़ाई करनी है वो सिर्फ आज तक जितना पढ़ाया, जो आज चैप्टर खत्म हुआ वही तक करनी है, दैट इज सीएनएस एंड एएनएस. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लोकल एनेस्थेटिक. एनेस्थेसिया आपको बताए रिवर, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी एरिया को या फिर पूरे पर्सन को बेहोश किया जाता है. अगर पूरे पर्सन को बेहोश किया, सीएनएस को बेहोश किया, उसका जो अवेयरनेस है वो कहाँ है वो सब भूल गया, वो सो गया, बेहोश हो गया, तो उसको हम जनरल एनेस्थेटिक कहते हैं. लेकिन कुछ कंडीशन है, दांत की सर्जरी करनी है या फिर कोई स्टिचेस देने हैं, माइनर वुंड से वहां पर स्टिचेस देने हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ उस पर्टिकुलर लोकल एरिया को ही एनेस्थेसिया दिया जाता है. उस एनेस्थेसिया को हम कहते हैं लोकल एनेस्थेसिया. तो लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, कौन से एजेंट इसमें हम यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर आज हम रुकेंगे, यहाँ पर हमारा टॉपिक भी खत्म होता है. ओके, तो किसी को डाउट फिर से एक बार पूछता हूँ मैं मीटिंग No, क्लोज sir. करने No, से पहले. sir. ओके, यहाँ पर हम मीटिंग क्लोज करेंगे. यहाँ पर आज का लेक्चर भी आपका खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे.